देखो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जैसे कि नेम इंडिकेट करता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब हमको एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा जैसे कि जिगजैग फॉर्म में या पजल फॉर्म में, पजल फॉर्म में दिया जाएगा। उसको हम क्या करनी है, प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है, प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है और उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हमेशा हर एक एग्जाम में आती है, चाहे प्री में लो या मेंस में भी कई बार आती है। स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम लो या एसएससी सीजीएल कोई भी एग्जाम लो, उसमें से 5 क्वेश्चंस तक कंप्लीट फिक्स होती है, यानी कि 5 क्वेश्चन आता है इसके ऊपर फिक्स। जैसे कि देखो, द वर्ड जम्बल्ड इज यूज टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर में नहीं होती है और नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, जैसे कि प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है। A paragraph, as we know, consists of a set of sentences, and in context of these questions, this set jumbled and mixed, which gives us a jumbled paragraph that may or may not make sense in given order. जैसे कि हमको सेंटेंस दिया जाएगा, उसके ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि देखो एक सेंटेंस है यहाँ पे, ये बी सी डी, ऐसे 4 सेंटेंस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है ये फर्स्ट ही सेंटेंस हो और बी जो है ये सेकंड सेंटेंस हो और सी जो है थर्ड ही सेंटेंस हो। मतलब ये जो ऑर्डर है, सीरियल वाइज ऑर्डर नहीं दिया जाएगा हमको। कभी कभी हो सकता है ये जो डी जो है वो हो हमारी फर्स्ट सेंटेंस, डी जो हो हमारी फर्स्ट सेंटेंस, और उसके बाद ये हो हमारी सेकंड सेंटेंस, ये हो सेकंड सेंटेंस, और बी जो हो थर्ड सेंटेंस एंड सी जो हो फोर्थ सेंटेंस। मतलब ये मीनिंगफुल ऐसे भी दे सकती है, यानी कि जो देता है क्वेश्चन, जो दिया हुआ है क्वेश्चन, वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होती है। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर कितने टाइप की क्वेश्चंस आती है और किस तरह की क्वेश्चंस आती है, किस तरह की क्वेश्चंस आती है। जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट में पहले, उससे पहले देखेंगे टॉपिक क्या आ सकता है हमको। एक तो आती है हमको स्टोरी बेस्ड आएगा, स्टोरी बेस्ड आएगा, एक आएगा इकोनॉमिक रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, साइंस एंड टेक रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड, कोई भी ये स्टोरी होगा तो वंस अपॉन अ टाइम ऐसे स्टार्ट होगी, और ये जो है हमको सोचना पड़ेगा कि कौन सी टॉपिक पे आता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक पे आता है। आया समझ कि जंबल मतलब क्या है, जंबल सेंटेंस मतलब कैसा होता है, ये किसी को थोड़ा सा हिंट मिला? हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखो टाइप्स ऑफ पैराजम्बल क्वेश्चंस। पैराजम्बल क्वेश्चंस में क्या टाइप है? दिस type of question is presented only in two form and there are no major difference in how to solve or tackle these types. Two types which these questions can be framed are, देखो यहाँ पे दो टाइप होती है क्वेश्चंस की। एक टाइप में क्वेश्चंस कैसा होता है, एक टाइप में क्वेश्चंस होती है जैसे कि एक पूरा सेंटेंस होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है और उसमें हमको दिया जाता है, ये 1 दिया जाएगा या यहाँ पे ए दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा या यहाँ पे बी दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, यहाँ पे सी दिया जाएगा और 4 दिया जाएगा, यहाँ पे डी दिया जाएगा, और ई जो ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, ऑल गिवन सीक्वेंस इज करेक्ट, ऐसे भी आंसर हो सकती है। ये होता है हमारी टाइप 1। देखो, अ सेट ऑफ 4 और 5 सेंटेंस विल बी नंबर्ड as 1 2 3 4 5 are labeled as ABCD, that E, this of course might not in the correct order। जैसे मैंने बताया ये जो सेंटेंस हुआ होता है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जो सेंटेंस आए ये लास्ट सेंटेंस हो, और यहाँ पे जो सेंटेंस आए ये थर्ड सेंटेंस हो, थर्ड सेंटेंस हो, और यहाँ पे जो सेंटेंस आए वो हो फर्स्ट सेंटेंस। हम यहाँ पे ऑर्डर जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आया समझ? और सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप में हमको कैसा दिया जाएगा, ए बी सी डी ई ऐसे दिया जाएगा, और यहाँ पे ऐसे रहेगा, सेंटेंस ऐसे रहेगा, और हमको क्वेश्चंस पूछेंगे
क्वेश्चंस पूछेंगे विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, इनमें से फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। विच इज द सेकंड क्वेश्चन, विच इज द सेकंड सेंटेंस आफ्टर अरेंजिंग द सीक्वेंस। यहां पे हमको क्या करेंगे, वो खुद ऑप्शंस दिया जाएगा, जैसे कि ए सी बी डी ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे सी बी डी ए ऐसे दिया जाएगा। और यहां पे क्या पूछेंगे हमको, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है आफ्टर रीअरेंजिंग, और सेकंड सेंटेंस कौन सा है आफ्टर रीअरेंजिंग, थर्ड सेंटेंस कौन सा है आफ्टर रीअरेंजिंग, और लास्ट सेंटेंस कौन सा है आफ्टर रीअरेंजिंग। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है। अगर हमको इस टाइप में आया, इस टाइप में अगर हमको क्वेश्चंस मिली एग्जामिनेशन में, तो फर्स्ट हम इसी को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इसी को सॉल्व करनी है। अगर इस टाइप का मिलता है हमको क्वेश्चंस, अगर इस टाइप का मिलता है तो हम इसको ऑलवेज रखेंगे लास्ट में, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको टाइम भी चला जाएगा, और चाहे जितना भी ट्राई करो, हम ऑलवेज यानी कि 100% हम श्योर नहीं होते हैं कि हमारा आंसर जो है यही सीक्वेंस है कि नहीं। ताकि देखो हम क्या करेंगे, अभी मान लो ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है और हमारा ऑर्डर आया डी बी सी ए ई, ये हमारा ऑर्डर आ गया। हमारे ऑर्डर के हिसाब से ये हमारा फर्स्ट सेकंड है, सेकंड सेंटेंस है, थर्ड और फोर्थ, और ये हमारा होगा फिफ्थ सेंटेंस जो है ई। और हमारी क्वेश्चंस होती है, क्वेश्चंस होती है एक, विच इज द सेकंड सेंटेंस, विच इज सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस पूछे जाते हैं हमको कि कौन सा है, विच इज द सेकंड सेंटेंस पूछेंगे। और यहां पे देखो जो हम अरेंजमेंट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस कौन सी है, जो हम अरेंजमेंट बनाए उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बी है यहाँ पे। लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या रहेगा, डी रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन रहेगा ए, सेकंड ऑप्शन रहेगा ए, थर्ड ऑप्शन रहेगा ई, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा सी, फोर्थ ऑप्शन रहेगा सी। और हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो है बी ही नहीं है, ऑप्शन में हमारा जो सेकंड सेंटेंस यहाँ पे बना था बी, वो हमको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा कहीं बार। तो मुझे बताओ क्या ये जो हम अरेंजमेंट किए हैं ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे ही होता है। अगर हम बिगिनर्स है तो 80% क्वेश्चन ऐसे ही होती है। तब हम क्या करते हैं, चलो अरे बी नहीं हो रहा है, चलो सी हो सकती है, ताकि उसका बाजू में ही है, यहाँ पे सी ऐसे अटेम्प्ट कर देंगे और यहाँ पे एरर होने की चांसेस बहुत है इसको कंपैरिजन किए तो। और टाइप 2 से टाइप 1 कंपैरिजन किए तो आसान कौन सी है दोनों टाइप में, टाइप 1 अच्छी है दोनों को कंपैरिजन करने में। ठीक है, आ गया समझ कि पैरासिंबल क्या होती है और पैरासिंबल में कितने टाइप होते हैं। यस सर। नेक्स्ट देखो हाउ टू सॉल्व, इसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, इट वुड बी रॉन्ग टू से दैट देयर इज अ पर्टिकुलर वे फॉर सॉल्विंग जंबल पैराग्राफ क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ऐसे ही सॉल्व करो, आपको प्रॉपर रूल नहीं है इस पैराजम्बल को सॉल्व करने में। ताकि ये पैराजम्बल जो है, पैराजम्बल जो है ना, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, पैराजम्बल जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। तो यहां पे देखो, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ पैराग्राफ अरेंज इन अ haphazard fashion, you can rely on tips and tricks to reach the answer to these questions, but the best thing would be to identify links between sentence. Let's discuss this in detail. यहाँ पे कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं है, और प्रॉपर कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसको हम फॉलो करके हमारी सेंटेंस प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएं। लेकिन कुछ हिंट्स है, कुछ ट्रिक्स है जिसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट कौन सी है, देखो, रीड ऑल द सेंटेंस क्विकली। हमको जो दिया हुआ सेंटेंस है पहले हम उसको स्पीड से रीड कर लेनी है, फर्स्ट उसको रीड कर लेनी है। और नेक्स्ट क्या है, सी इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट। हमको समझना पड़ेगा कि पैराग्राफ एग्जैक्टली क्या है, पैराग्राफ एग्जैक्टली क्या है,
और पैराग्राफ का थीम क्या है और आथर क्या कन्वे करना चाहता है, व्हाट वुड लाइक टू से आथर क्या बोल रहा है, उसको हमको अंडरस्टैंड करना होगा। और नेक्स्ट उसको अंडरस्टैंड करना होगा एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, ताकि अगर ये हमको समझ में आया तभी जाके हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे प्रॉपर ऑर्डर में। यहाँ पे यही है जो हमको एक डायरेक्शन देगा, जैसे कि अंडरस्टूड व्हाट इज द पैराग्राफ इज अबाउट, व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट एंड व्हाट इट मींस, पैराग्राफ किसके बारे में है और पैराग्राफ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये समझ लिए तो हम सेंटेंस पिक कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि हमारा यहाँ पे रिस्क रिड्यूस होता है कि नहीं। अगर हमको कुछ सेंटेंस समझ में आ रहा है, अगर कुछ थीम या स्टोरी हमको समझ में आ रही है कि एग्जैक्ट क्या है, तब आसान होगा कि नहीं हमको सॉल्व करने में। हाँ, समझने के लिए क्या करना है हमको, रीड करना है। रीड करके वाक्य याद करना है। सिर्फ रीड करने से समझेंगे हम नहीं, और ऐसे नहीं है कि हमको सिर्फ वाक्य याद है तभी जाके हमको अंडरस्टैंड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हम रीड करके समझनी है कि व्हाट एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। और थर्ड पॉइंट देखो, इफ यू कुड नॉट गेट व्हाट इज द पैसेज अबाउट, पैसेज क्या है अगर वो हमको समझ में नहीं आया, देन एटलीस्ट ट्राई टू क्रिएटिंग मैंडेटरी पेयर्स। हमको क्या करना है, मैंडेटरी पेयर्स निकालनी है। ऐसे नहीं है, देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसे दिया हुआ है। अगर हमको ये पूरा पैसेज नहीं समझ में आ रहा है लेकिन बीच से दो लाइन समझ में आ रहा है कि ये और डी कनेक्ट हो रही है, ताकि डी जो है ये ए के बाद ही आ रहा है, अगर ऐसी है तो इस लाइन को हम लिंक करना है। और पॉइंट नंबर 4 ये कहती है, इफ यू डोंट हैव एन आंसर फ्रॉम स्टेप 2 एंड स्टेप 3 यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट मेथड तब करेंगे जब हमको स्टेप 2 से और 3 से आंसर नहीं मिलता है। लेकिन ये एलिमिनेशन मेथड जो है टाइप 1 वाली पैराग्राफ में ही यूज होगा, टाइप 2 वाली पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं यूज होगा। आया समझ? हाँ सर। नेक्स्ट देखो, हमको पैराग्राफ रीड करने के लिए क्या क्या स्किल चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्किल्स विच वी हाउ टू रिक्वायर्ड, हमको कौन सी स्किल चाहिए ये रीड करने के लिए। देखो, arguably the most important skill for this type of questions is to be good reader, but you just cannot become a good reader in a day। आप कितना भी पढ़ लो, एक दिन में आप इंग्लिश पढ़ के पूरा समझोगे नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल है? अगर मैथ्स की कर लिए, हम मैथ्स की कर लिए एक दिन में, हम सिंप्लीफिकेशन पूरा बेसिक कैलकुलेशन कर लिए, उसके बाद हमको सिंप्लीफिकेशन भी आ रही है, नंबर सीरीज भी आसान आ रही है, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आसान आ जाती है, डीआई भी आसान आ जाती है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा है क्या कि एक दिन करने से हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगा? ऐसे कोई किसी को लगता है? नहीं। तो इसके लिए क्या करने, इट टेक्स टाइम। सो इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन योर हैंड, अगर आपके पास टाइम है तो आपको जो भी चीज मिलती है उसको रीड करनी है, जो आपका नॉलेज एनहांस करना है, जो चीज आपको नॉलेज एनहांस करती है, ऐसे जो आपको लगता है वो चीज हमको रीड करनी है, बार बार रीड करनी है। और रीडिंग देखो, ना सिर्फ पैराजेम्बल की क्वेश्चंस को हेल्प करती है, रीडिंग ना सिर्फ पैराजेम्बल की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी रीडिंग हेल्प करेगी, आपको क्लोज टेस्ट के लिए भी रीडिंग हेल्प करेगी, फिलर्स के लिए भी रीडिंग हेल्प करेगी, एरर डिटेक्शन के लिए भी रीडिंग हेल्प करेगी। रीडिंग एक ही ऐसा टॉपिक है, रीडिंग एक ही ऐसा सॉल्यूशन है जो आपका पूरा इंग्लिश की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। Reading whatever you get in your hand on this will not only help you in para jumble or para completion questions, but you hold on entire verbal section will be stated. While you are into reading, make sure you read varied topics so that when some unusual or uncommon topics comes in the exam, you do not get faced by it. अगर रीडिंग इंग्लिश को हम एग्जाम में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक आएगा हमारे क्वेश्चंस में,
लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ऐसे नहीं होती है। बाकी सब्जेक्ट में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस मिले, यानी कि 90% हमारी प्रिडिक्शन करेक्ट रहेगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसे कोई भी प्रिडिक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, हमको रीड करनी है और हर एक टॉपिक रीड करनी है ताकि एग्जाम में आए तो हम उसको हैंडल कर पाए। नेक्स्ट देखो, अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। सेकंड में क्या है, हमको टॉपिक समझना है कि एग्जैक्टली पैसेज क्या है। If you are not able to understand the topic of the passage or statements, then it becomes very difficult to find links between the given statements. So make sure you are able to discern what is being talked about in the sentence. हमको सेंटेंस पे क्या बोला जा रहा है और सेंटेंस किसके बारे में है, सेंटेंस का थीम क्या है, ये हमको अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन and the kind of approach the author has toward the subject of the paragraph. हमको वो समझना पड़ेगा कि ऑथर पैराग्राफ को लेके कैसा चल रहा है और क्या बता रहा है और उसका फ्लो क्या है। और ये समझने के लिए हमको हेल्प होगा कि हम राइट ऑप्शन पिक करने के लिए हेल्प होगा। you need to be able to answer questions like what is the purpose of the paragraph, पैराग्राफ किसके लिए बना है, इज द ऑथर क्रिटिसाइजिंग, क्या ये ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है या ऑथर इसको सपोर्ट कर रहा है। यानी कि हमको समझना पड़ेगा कि पैराग्राफ जो है ये पॉजिटिव मैनर में है या नेगेटिव मैनर में है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, a good thing about this question is that there are quite a few tips and tricks to help you find answers. यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है जो आपको आंसर फाइंड करने में मदद करेगा, लेकिन यही ट्रिक्स हमेशा काम नहीं करेगी। These have been developed after solving a lot of questions, so you don't have to just read this and take your examinations. Of course, you have to read and solve a lot of questions because you are from your own styles, but these will give you an upper hand in quickly forming your strategies. Some of the best ways to deal with these questions are detailed below. और यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है, a word of caution though, these are all rules of thumb and not definite guidelines. ये जो rules है 100% definite नहीं है, यानी कि ये rules ही काम करेगा ऐसे बिल्कुल नहीं है। Most often they will work, but sometimes there will be exceptions. हर टाइम ये नहीं हेल्प करेगा, कभी कभी आपको हेल्प करेगा और कभी कभी हेल्प नहीं करेगी। टू बी प्रिपेयर फॉर दिस सिचुएशन यू नीड प्रैक्टिस। तो हमको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक, अगर हम बिगिनर है तो कुछ रूल्स हमको याद रखनी है, कुछ रूल्स हमको याद रखनी ही है, क्योंकि बेसिक एटलीस्ट ये समझनी है पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे एक्सेप्शन के ऊपर। ठीक है, देखो कभी भी सेंटेंस में एक पैसेज होता है, एक पैराग्राफ होता है, तो इसमें हमेशा देखो 3 टाइप की ये आती है, 3 टाइप में ही होता है। एक पैसेज मान लो या एक पैरा मान लो। अगर एक मीनिंगफुल देना है तो 3 टाइप आनी है। फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे कोई आइडियाज होती है, आइडिया होता है, या कोई इंट्रोडक्शन होता है, या कुछ इन्वेंशन होती है, या इसके ऊपर इंट्रोडक्शन ही होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में होता है डिस्कशन, होता है, कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। और थर्ड में आती है यहाँ पे कंक्लूजन आता है, या उसको हम कह सकते हैं समरी आएगी, और उसको कह सकते हैं सजेशन आएगी। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद उसके ऊपर सॉल्यूशन आएगा। जब भी हम पैसेज रीड करेंगे या पैराग्राफ रीड करेंगे या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे, हमको पैसेज ऐसे ही मिलता है कि नहीं, स्टार्टिंग में होगा इंट्रोडक्शन होगा या आइडियाज होगी, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद उसके ऊपर ये होगा कि नहीं, कंक्लूजन दिया जाएगा या सजेशन दिया जाएगा या एडवाइस दिया जाएगा, ऐसे ही है कि नहीं।
हाँ हाँ तो ये 3 टाइप में ही होता है। और यहाँ पे देखो कुछ टिप्स है जिसके ऊपर हमको ध्यान में रखना है। कंजंक्शन कैन नेवर बी यूज स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। कंजंक्शन देखो कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगा। कंजंक्शन कौन सी है जी? बट, आल्सो, एंड। देखियो हो आप कभी भी बट जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, या आल्सो स्टार्टिंग के सेंटेंस में आए, या बिटवीन आए, या अमोंग आए, या एंड, कभी भी स्टार्टिंग में आता है क्या? हाँ एक प्रॉपर सेंटेंस बननी है तो कभी भी स्टार्टिंग नहीं आएगा। तो ये क्या करती है? हाँ लिंक करती है, सेंटेंस को लिंक करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो एक ध्यान में रखनी है कि कंजंक्शन जो है स्टार्टिंग में नहीं आएगा। और सेकंड है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कैन नेवर बी यूज स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंसेस। आर्टिकल देखो कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं होता है, लेकिन लेकिन इसके ऊपर भी एक्सेप्शंस है। ये ऑलवेज 100% टाइम ऐसे नहीं होगा। 80% टाइम जो है आर्टिकल नहीं यूज होगा सेंटेंस से पहले, मतलब आर्टिकल से कोई सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन ये हमेशा ऐसे ही होगा, बिल्कुल नहीं है। देखो एक्सेप्शंस आल्सो आर देयर। और सेंटेंस की देखो फुल फॉर्म, जैसे कि हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, सेंटेंस की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं आएगा। आ रहा है समझ? शॉर्ट फॉर्म नहीं हाँ आएगा और सरनेम भी नहीं आएगा। सरनेम भी नहीं आएगा। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म यूएसए मतलब क्या है? United States स्टेट of ऑफ United States of इंडिया America. यूएसएचं मीनिंग युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाच आहे का? हो. एलपीजीचं Liberalization, liquid privatization, globalization. हाँ, और बाकी जिसको जो आ रहा है वो बताओ। लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी हो सकता है कि नहीं? है कि नहीं? एलपीजी का मतलब सिर्फ एक ही मीनिंग है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। नाही और यूएसए म्हणजे फक्त युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाच आहे का? हाँ? नाही नाही. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही नहीं है। आया समझ? तो हमको सेंटेंस में क्या करेंगे, पहले मेंशन कर देंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले ही आएगा, उसके बाद उसको रेफर करने के लिए यूएसए आएगा। आ रहा है समझ? और देखो Yes, sir. लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है इसका फुल फॉर्म पहले होगा, उसके बाद हमको शॉर्ट फॉर्म आएगा। ऐसे ही अगर कोई पर्सन का नेम होता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है, तो पहले ही हमको मोदी नहीं दिया जाएगा। पहले सेंटेंस का इंट्रोडक्शन होगा नरेंद्र मोदी, उसके बाद बोला जाएगा मिस्टर मोदी। आया समझ? अगर स्टार्टिंग में मिस्टर मोदी बोल दिया तो क्या वो नरेंद्र मोदी है क्या? हो सकता है ललित मोदी भी नाही हो सकता है नीरव मोदी भी हो, है कि हाँ नहीं? पाऊस पडतोय का सर तुमची इथे? बहुत जोर से। नेक्स्ट देखो, pronoun can never be used in the beginning of sentence. pronoun देखो, pronoun कभी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं यूज होगा। ताकि देखो नाउन यूज होगा, लेकिन प्रोनाउन क्या करती है? प्रोनाउन जो है नाउन को ही रिप्रेजेंट करती है कि नहीं, मतलब नाउन का ही डुप्लीकेशन जो होता है, रिडंडेंसी जो है, उसको अवॉइड करती है कि नहीं? हाँ हाँ सेंटेंस से पहले एक एग्जांपल दूंगा मैं। अब यहाँ पे मेरा नाम ही लेता हूँ, दिलीप है, और यहाँ पे ही है। इन दोनों में फर्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? ही से स्टार्ट होगा या दिलीप से स्टार्ट होगा? दिलीप दिलीप Dilip. पहले नाउन से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये नाउन इसको लिंक करेगा प्रोनाउन को। आया समझ? कभी भी सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है?
नेक्स्ट देखो, कनेक्टिव्स हैं, तो कुछ सेंटेंस है, कुछ वर्ड्स है जो हम सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं यूज करते। जैसे कि देखो, देयर विल बी सेंटेंस हैविंग कनेक्टिव्स लाइक although, though, if, until, since, but, after, alternatively, besides, then, at, because, consequently, notwithstanding, and, with, meanwhile, so, however, for, whoever, whatever, whenever, nevertheless, therefore, furthermore, whereas, more. ये कभी भी हमारे सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगा, कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आएगा। आया है समझ? हाँ Yes, sir. सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं आएगा। और नेक्स्ट देखो जी, आर्टिकल्स। तो मैं बताऊंगा, मैंने कहा था कि आर्टिकल से मैक्सिमम टाइम हमारा सेंटेंस जो है स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमारा सेंटेंस आर्टिकल से भी स्टार्ट होती है। अगर आर्टिकल से स्टार्ट होता है, हमारे पास कितने आर्टिकल हैं? 3। तीन आर्टिकल है, और इसमें दो टाइप है, एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट। इनडेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल है आर्टिकल द, और इनडेफिनेट है ए और एंड। एंड ए और एंड, यहाँ पे देखो आर्टिकल द, और यहाँ पे देखिए even articles can help to some context in these questions. The is a definite article, whereas a and an are indefinite articles. The is used to denote something or someone specified, or when the person or thing for which the article has been used has already been introduced. यहाँ पे देखो, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल द क्या यूज होता है? एक तो स्पेसिफाइड के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक के लिए यूज होता है, डेफिनेट के लिए यूज होता है, और कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल द कोई चीज हो रखा है, उसको हम फिर एक बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब पहले कोई चीज इंट्रोड्यूस हो रखा है और उसको फिर बता रहे हैं, उसको फिर बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। तो आर्टिकल द ऐसे सिचुएशन में स्टार्टिंग में नहीं आएगा। अगर कोई चीज है पहले इंट्रोड्यूस हुई है और उसके बाद उसका ही बता रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन, तो आर्टिकल द यूज करेंगे, पर आर्टिकल द यूज करने वाला सेंटेंस फर्स्ट नहीं आएगा। आया समझ? हाँ। ये और and are used while introducing something for the first time and also for starting general facts. ये आर्टिकल ये और and इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करती है, ये और and इंट्रोड्यूस करता है, और इसको डेफिनेट बनाने के लिए हम यूज करेंगे आर्टिकल द। मुझे बताओ, स्टार्टिंग एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले। हाँ शुभम जॉइन, दिलीप हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली तो देखो, शुभम ज्वाइंड अ बैंकिंग क्लास, शुभम ज्वाइन अ क्लास, शुभम ज्वाइन अ क्लास, एक लिखता हूं मैं, शुभम ज्वाइन क्लास। यहाँ पे हम आर्टिकल कौन सा लिखेंगे? ये लिखेंगे या एंड लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे अ शुभम ज्वाइन अ शुभम ज्वाइन क्लास, ताकि यहाँ पे देखो ये डेफिनेट है क्या, शुभम जो है डेफिनेट है क्या? यहाँ पे अभी तक हमको ये इनडेफिनेट है, ताकि एक शुभम क्लास को ज्वाइन किया है, ठीक है, एक शुभम हाँ। क्लास को ज्वाइन किया है। उसके बाद जो शुभम क्लास को ज्वाइन किया है उसका सिलेक्शन हो गई है एसबीआई पीओ में। तो यहाँ पे ये जो शुभम था पहले इनडेफिनेट था, उसके बाद अभी क्या हुआ? डेफिनेट हुआ कि नहीं? वो शुभम जो क्लास को ज्वाइन किया है उसका एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुआ है। आ रहा है जी समझ? तो इसके बाद ये जो है पहले इंट्रोडक्शन होता, इंट्रोडक्शन में हम क्या दिए थे? आर्टिकल ये और एंड, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किए थे।
उसके बाद आर्टिकल द यूज करके हम इसको डेफिनेट बनाए कि नहीं, जो शुभम क्लास को ज्वाइन हुआ है वो एसबीआई पीओ में सिलेक्शन हुआ है। आ रहा है समझ? हाँ तो आर्टिकल द कभी कभी हम यूज करेंगे, कहीं पे इंट्रोड्यूस हो रखा है, जब इंट्रोड्यूस होता है उसके लिए हम ये और एन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू वोवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड। उसके बाद उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर उसी के बारे में बोल रहे हैं, जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसी के बारे में बोल रहे हैं, चाहे फैक्ट हो चाहे पर्सन हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे, ताकि ये फर्स्ट टाइम में डेफिनेट नहीं होता है। कोई भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम में शुभम डेफिनेट हुआ था क्या हमको? नहीं नहीं। हुआ था। और यहाँ पे अभी जो शुभम क्लास में ज्वाइन कर लिया, हम बता रहे हैं कि नहीं, जो क्लास को ज्वाइन किया है, तो जो शुभम क्लास को ज्वाइन किया है तो वो डेफिनेट हुआ कि नहीं? तो हाँ जब भी हमको सेंटेंस में आता है तो आर्टिकल पे देखो, इंट्रोडक्शन में हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल द तब यूज होता है कि कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है और उसके बारे में यहाँ पे हम बता रहे हैं। एक क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर। हाँ सर।